हेलो एवरीबॉडी। आज आपको क्लास 11th का कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन चैप्टर बताने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11th। ओके, इसमें आपको एग्जामिनेशन में रीजनिंग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन सभी के सब आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। हाँ, एक बार और बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरा आपको टॉपिक अच्छा लगे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेशन। ओके, थैंक यू सो मच। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आता है वर्ड प्लैनेट। प्लैनेट क्या होता है? ह्यूज बॉडी मूविंग अराउंड द सन। ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी बॉडी हो, मतलब हमारी उम्मीद से ऊपर बहुत बड़ी बॉडी होती है। ह्यूज बॉडी मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट। अब कहोगे सर ह्यूज बॉडी कौन कौन सी है? लाइक एज अर्थ, जुपिटर, मार्स, वीनस, ये सब के सब हम लोग के सोलर सिस्टम में यानी सन के अराउंड मूव कर रही हैं, इन्हें बोलते हैं प्लैनेट। एग्जाम्पल अर्थ, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वीनस एक्सेट्रा। सैटेलाइट, द बॉडी मूविंग अराउंड अ प्लैनेट, द बॉडी मूविंग अराउंड अ प्लैनेट आर कॉल्ड सैटेलाइट। जैसे अर्थ के सैटेलाइट कौन सा है? नेचुरल सैटेलाइट मून। वो क्या होता है? अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है ना। अर्थ इज द प्लैनेट, sun is the moon is the satellite. So body moving around the planet are called satellite and the huge body moving around the sun are called planet. तो सैटेलाइट में नेचुरल सैटेलाइट तो मून है, यूरोपा भी है, इनसेट ए, इनसेट बी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है। अब इसकी बात करते हैं कैप्लर्स लॉ। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स ने अपने लॉ दिए थे 3, जैसे प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन करता उसके 3 रूल बताए थे। पहला रूल ये बताया था, इसके पहले हम लोग ये जानते थे ऑल प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन कैप्लर ने इसमें मॉडिफिकेशन करा और पहला रूल दिया लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या नाम दिया? लॉ ऑफ ऑर्बिट। अगर आपसे कभी कहा जाए लॉ ऑफ ऑर्बिट तो आपको केवल एक ही लॉ लिखना है प्लैनेट कैप्लर्स का। अगर कहा जाए कैप्लर्स लॉ तो 3 रूल्स होते हैं, तीनों लिखने हैं। तो पहला लॉ ऑफ ऑर्बिट, ईच प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन या मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। कहोगे सर इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है? ये देखिए सर्कुलर ऑर्बिट है, ये आप इसको प्रेस कर दो, दबा दो तो ये बन जाती है इलिप्टिकल ऑर्बिट। ऐसे तो जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव ना कर किस में मूव करते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ऐसे ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर में। एंड सन इज सिचुएटेड नॉट इन सेंटर। सेंटर ये होता है, यहां नहीं होता, हल्का स्टिल्ड हो जाता है। देखिए ऐसे सेंटर तो यहां कहीं आएगा, यहां शिफ्ट नहीं होता, फोकस पे होता है। तो पहला रूल आ गया। आप कह दो क्यों होता है? ये तो ऊपर वाला जाने भी गया। ठीक, तो रूल क्या है? ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट द फोकस ऑफ ऑर्बिट। फोकस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। दैट्स अ लॉ ऑफ एरिया। Each planet covered equal area in equal time interval. अब इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा। Each planet covered equal area, not equal distance. Equal time interval में जैसे ये प्लैनेट है, यहां से यहां तक पहुंचा और ये पहुंचा A डैश B डैश यहां तक, तो जो एरिया कवर्ड होता है ये वाला हिस्सा ऐसे। Each planet covered equal area in equal time interval. डिस्टेंस हो सकता है कम, ज्यादा भी हो सकती है, डिस्टेंस ज्यादा ये कम है। तो इन्होंने रूल दिया था लॉ ऑफ एरिया का, ईच प्लैनेट कवर इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका डेरिवेशन भी बताएंगे, पहले थर्ड लॉ बता दें। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रेवोल्यूशन।
लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, थर्ड है लॉ ऑफ रेवोल्यूशन। इसको ऐसे देखिएगा, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। स्क्वायर रेवोल्यूशन मतलब जितना टाइम एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है। जैसे अर्थ है सन के अराउंड मूव करती है तो उसको टाइम लगता है 365:1/4 डेज। 365:1/4 डेज अर्थ को इतना टाइम लगता है। ये आपका होगा टाइम ऑफ रेवोल्यूशन फॉर अर्थ। ईच प्लैनेट स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ईच प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, मीन डिस्टेंस, एवरेज निकाली जाती है। मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। फिर सुनिएगा मेरी बात, स्क्वायर ऑफ द time of revolution of each planet is directly proportional to cube of mean distance between sun and planet। अब कहोगे सर मीन डिस्टेंस कहेंगे एवरेज डिस्टेंस ले लीजिए। जैसे अर्थ पास में है, प्लूटो नेपच्यून बहुत दूर है, वीनस और पास में है सन के, ठीक। और अर्थ से दूर कौन सा है, मार्स। इसके बाद ऑर्बिट प्लैनेट है अर्थ से दूर है तो उनका मीन डिस्टेंस ज्यादा होगा, अर्थ का थोड़ा कम होगा, वीनस का और कम होगा, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। यहां पे हम इसको नाम देते हैं के, यानी कांस्टेंट। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। आपको बता दूं इस फॉर्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे और किस तरह करेंगे अभी आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए यूज कैसे करने जा रहे हैं। टी अर्लियर टू डू दिस थिंग, हमने आपको भी बताया था टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। तो T1 इज इक्वल टू हमने कर ली, लेट टू प्लैनेट्स देयर मीन डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2, देयर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन आर T1 एंड T2। तो वी कैन राइट एज T1 स्क्वायर इज इक्वल टू के R1 क्यूब एंड T2 स्क्वायर इज इक्वल टू के R2 क्यूब। K is constant, cancel, then we can write as T1 upon T2 to the whole square is equal to R1 upon R2 to the whole cube। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला यूज करते हैं और आया कहां से है, लॉ ऑफ रेवोल्यूशन से, यानी केपलर के थर्ड लॉ से। और ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एक साथ। अब आपको उस पर न्यूमेरिकल क्या बेस्ड आता है, बहुत पूछा जाता है, आपको बता दे रहा हूं। Mean distances of two planets from the sun are mean distances of the two planets from the sun are 10 to power 11 kilometer and 10 to power 12 kilometer। Find क्या करना, रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, रेशियो मतलब रेशियो निकालना है T1:T2, ये निकालना है। दूसरा पार्ट भी निकालना है रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी, यानी ω1:ω2। ये देखिए ω1:ω2। और थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटी। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है, R1 10 to power 11 किलोमीटर, R2 10 to power 12 किलोमीटर। पहला हिस्सा क्या फाइंड करना है, T1:T2। तो देखिए आंसर में T1/T2 to the whole square, R1/R2 to the whole cube। Now T1/T2 to the whole square 10 to power 11 and 10 to power 12 per whole cube, then we can write as 1/10 to power whole cube T1/T2 to the whole square। Then we can write as whole cube means 10 into 10 into 10 into 10 T1/T2 to the whole square। अब देखिए हमने इसमें क्या करा, T1/T2 square root of 1/1000, then we can write as 1/10√10। ये आपका T1:T2 आ गया, T1:T2 1:10√10। अब आप कहेंगे सर ओमेगा निकालना मेरे को,
ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू फॉर्मूला ट्वाइस पाई T1 अपॉन 2 पाई अपॉन T2, 2 पाई कैंसिल, T2 अपॉन T1। अब देखिए हमको रेशियो के बेटा T1:T2, हमको चाहिए ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, 2 पाई अपॉन T1, ओमेगा की वैल्यू होती है एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2, 2 पाई अपॉन T2, 2 पाई कैंसिल, T2 अपॉन T1। द वैल्यू इज 10√10 अपॉन 1। तो ओमेगा 1 इज टू ओमेगा 2 10√10:1। अभी थर्ड पार्ट मेरे को बाकी है, एक ये पार्ट आया, एक ये पार्ट। अब देखिएगा, अब थर्ड पार्ट आपसे कहा जाए वेलोसिटी का ना, हमको T1 T2 मालूम हो गया है, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए लिनियर वेलोसिटी का रेशियो चाहिए हमको, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा पढ़ा है, r1 अपॉन r1 ओमेगा 1, r2 ओमेगा 2। अब v1 अपॉन v2 r1 10 to power 11 अपॉन r2 10 to power 12, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 मेरे को क्या निकला 10√10 अपॉन 1। तो we can write as 10 to power 11 10 to power 12, 1 upon 10, 10√10 upon 1. This cancel, v1 upon v2 is equal to √10 upon 1, then v1 is to v2 मेरे को आ गया √10 is to 1। इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत आता है। देखिए हमने आपको बताया था, अभी लॉ ऑफ एरिया का प्रूफ बताएंगे, यानी कौन सा लॉ ऑफ एरिया था, ईच प्लैनेट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ईच प्लैनेट कवर्ड इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखिए हमने इतना हिस्सा एरिया लिया एक प्लैनेट का, ओ ए बी, तो प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ एरिया, एरिया ऑफ OAB is equal to 1/2 OA into AB। OA तो हमने मीन डिस्टेंस ले ली बेटा R, और एंगल कितना टर्न करा थीटा, तो AB कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क हो गया AB बाय रेडियस OA, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थीटा इंटू OA इज इक्वल टू AB। अब ये AB की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू 1/2 OA, AB की वैल्यू थीटा इंटू OA, सॉरी थीटा इंटू OA। अब OA की वैल्यू बेटा कितनी थी R, तो OA R ये 1/2 R, थीटा इंटू R 1/2 R स्क्वायर थीटा, देखिएगा 1/2 R स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा इतना बताइए क्लियर हुआ आप लोग को, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये AB निकाला, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस से, AB इज इक्वल टू थीटा इनटू OA, प्लेस इन दिस इक्वेशन, नाउ AB इज इक्वल टू थीटा इनटू OA एंड OA एज वेल एज एरिया। तो 1/2 OA स्क्वायर इनटू थीटा, पुट द वैल्यू ऑफ OA इज मीन डिस्टेंस R, तो R स्क्वायर इनटू थीटा, थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, हाँ हमको टाइम इंटरवल भी चाहिए ना, टी टाइम है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी पूरे का, वी कैन राइट एज डी ए अपॉन डी टी, 1/2 R स्क्वायर इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, देन डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी मतलब rate of change in angular displacement, rate of change in angular displacement is called angular velocity, यानी ओमेगा, ये ओमेगा है बेटा एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं ओमेगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा द रेट ऑफ चेंज इन लिनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड
लिनियर वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसमें हमने m का मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में और m का मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में, या वी कैन से अनदर वर्ड मल्टीप्लाई बाय m एंड डिवाइड बाय n। ठीक, तो m r ओमेगा स्क्वायर ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन में, इसके पहले वाला चैप्टर था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम j होता है अपॉन ट्वाइस m। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से j कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट आया। मतलब जिस रेशियो में a बढ़ाएंगे उसी रेशियो में t बढ़ेगा, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर होता है। देखिए अब आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि न्यूटन ने दिया था, हम तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो फोर्स लगता है उसका नेचर हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक बात और बता दूं, बस केवल एक ही केस होता है जिसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, बाकी सब केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कहोगे सर फोर्स ऑफ रिपल्सन किस केस में लगता है? कहेंगे बेटा लाइक चार्ज बॉडी हो या लाइक चार्जेस हो, लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, तभी फोर्स ऑफ हम लोग को लगता है रिपल्सन, बाकी हर केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। एक चार्ज बॉडी हो एक अनचार्ज बॉडी हो तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो एक नेगेटिव चार्ज बॉडी हो तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों न्यूट्रल बॉडी हो चार्ज ना हो तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको बता दूं सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, और सबसे वीक फोर्स होते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अगर आपसे हम कहें बेटा कि यूनिवर्स में कोई फोर्स लगता है, आप तुरंत कहोगे सर नहीं। हम कहेंगे अगर फोर्स ना लगता होता यूनिवर्स में तो जितने प्लैनेट हैं वो सब सन के अराउंड ही क्यों घूम रहे थे, कहीं भी जा सकते थे इधर उधर, कोई रस्सी से तो बंधे नहीं है, आपकी किसी रोप से तो बंधे नहीं है। अब आपके पास दिमाग आएगा हाँ ये बात तो सच है, कहोगे सर हम लोग जब जाते हैं तो तैरते रहते हैं, बिल्कुल सही है। अगर यूनिवर्स में कोई फोर्स ना होता, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन भी नहीं, तो जितने प्लैनेट हैं अर्थ जुपिटर मार्स वीनस, ये सन के अराउंड ना घूम के कहीं भी जा सकते थे, अर्थ भी कहीं भी चली जाती। लेकिन हमेशा देखेगा हमेशा 360 यानी एक वर्ष के पश्चात हमेशा यानी आफ्टर 1 ईयर अर्थ होती है पूरा साइकिल कंप्लीट करती है 1 ईयर में, और फिर वापस उसी साइकिल में चलती है उसी ऑर्बिट में, आगे पीछे कहीं नहीं होती ना। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं सन की ओर, तो मतलब फोर्स तो लगता है। इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कहोगे सर हम लोग को ऊपर क्यों नहीं लगता? कहेंगे बेटा ये फोर्स होता है बहुत ह्यूज बॉडी होगी जिसका मास बहुत ज्यादा होगा, 10 पावर 10 से ऊपर, 10 पावर 10 से ऊपर, तब जाके इसका फोर्स को एप्लीकेबल हो पाएगा। लोएस्ट बॉडी के लिए काम नहीं करेगा। इसको ऐसे समझिए, एक वेइंग मशीन होती है गोल्ड सोना तौलने वाली मशीन, जिसमें नहीं 10 ग्राम 10 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम गोल्ड भी तौला जा सकता है। एक होता है ट्रक तौलने वाला तराजू, ट्रक तौलने वाला तराजू जिसको बोलते हैं धर्म कांटा। अगर जिसमें ट्रक तौला जाता है उस तराजू में वेइंग मशीन में अगर हम लोग खड़े भी हो जाएं तो कुछ फर्क पड़ेगा? जरा सा भी कांटा नहीं लेगा बेटा। उसमें जब ह्यूज बॉडी रखी जाएगी तब जाके वेट नाप पाएगा, अदरवाइज 10 kg 20 kg 100 kg भी नहीं नाप पाएगा। कौन? ट्रक तौलने वाला तराजू, ट्रक जिसमें तौला जाता है वो तराजू। जिसमें गोल्ड यानी सोना तौला जाता है वो तराजू बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा, 10 मिलीग्राम भी बता देगा। तो ऐसा समझिए जो हम लोग अर्थ में काम करता है वेट, ये समझो बिहेव लाइक ए गोल्ड तौलने वाला तराजू है, और जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करते हैं वो समझ लीजिए धर्म कांटा ट्रक तौलने वाला तराजू। अब सोचिए यूनिवर्स में 1-1 किलोग्राम के 2 मेजरमेंट यानी 1-1 किलोग्राम के 2 बाटले, उनको परस्पर 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखें। 1-1 किलोग्राम के 2 मेजरमेंट 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे तो उनके ऊपर जानते हो कितना फोर्स लगेगा? 6.67 में
अगर हम 10⁻11 का डिवाइड कर दें इतने न्यूटन, और केजी में तो 12 हो जाएगा, इतना कम लगेगा, यानी इतने न्यूटन में इतने का डिवाइड करिए। 10⁻11 का मतलब समझते हैं, पहले 10 लाख का डिवाइड करिए, जो बचे फिर उसमें 1 लाख का डिवाइड करिए। इतना कम फोर्स लगता अगर 1 किलोग्राम की लेंगे बॉडी। तो जितनी बॉडी ज्यादा बड़ी होगी उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव हमको दिखाई देगा। तो लगता जरूर है, उसका नेचर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। खैर ये बात तो आपको समझाइए। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मुझको ज्यादा नहीं आता, हमको ये मालूम, वी टेक टू बॉडी इन द स्पेस, इवन अर्थ भी स्पेस में है। कोई दो बॉडी m1 m2 मास की स्पेस मिली, दे आर अपार्ट एट स्मॉल r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस, दे आर अपार्ट एट स्मॉल r डिस्टेंस। तो क्या लगेगा, द फोर्स ऑफ, इसको ऐसे देखिए, F है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। इसको फोर्स ना बोल के बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कहां पे लग रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, केवल फोर्स बोलने से काम नहीं चलेगा, कौन सा फोर्स कहां लग रहा है ये भी बताना पड़ेगा। जैसे पूछो घर कहां, कह दो सर सड़क के किनारे, सड़क कहां, घर के किनारे, ये कौन सी बात है। डिफाइन का मतलब सेक्टर नंबर बताइए, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर सब बताइए। ऐसे फोर्स को डिफाइन करने पर तब कौन सा फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन द स्पेस, आपको पूरा कंप्लीट बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन द स्पेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी। जितना मास प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, तभी ह्यूज प्लैनेट के बीच लगता है। इक्वेशन फर्स्ट, एंड इससे देखिए, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 1 अपॉन मेरा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन गिवन बॉडी, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन गिवन बॉडी। अब इसको कंबाइन कर ले, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन, मतलब ऐड नहीं करना, कंबाइन मिला के लिख देना, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हट रहा है, रिमूव करते हैं तो उसकी जगह कोई कांस्टेंट आता है। यहां पे हमने कांस्टेंट ले लिया कैपिटल G, और कैपिटल G को ही नाम दिया which is known as universal gravitation constant, universal gravitation constant। इसकी वैल्यू क्या होगी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। कहोगे सर आपने यूनिट कैसे निकाली, कहेंगे जी को सेपरेट कर लो, F इंटू आर स्क्वायर, जगह नहीं लिखूंगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2, G is equal to F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन इंटू m2, उससे निकाले न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब देखिएगा ये तो होता है फोर्स, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहां तो कहीं वेक्टर नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि आर नीचे स्क्वायर में कभी कोई चीज वेक्टर कभी स्क्वायर में नहीं लिखा जाता, आपको बता दूं। और मास, ये m1 m2 मास है, ये भी वेक्टर नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी वेक्टर नहीं है। कहोगे सर फिर वेक्टर कैसे हुआ, कहेंगे इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कहोगे सर तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा आर कैप, अगर इसमें वेक्टर यहां लगाएंगे तो यूनिट वेक्टर आर कैप का मल्टीप्लाई कर दो, आर कैप का मल्टीप्लाई करने से ये यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही आता है, और लेकिन डायरेक्शन ऐड हो जाती है। ये थ्योरिकल है, अगर वेक्टर फॉर्म पूछे तो आपको ही लिखना पड़ेगा। एक और भी है, यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, देख लीजिएगा यहां पे, वेक्टर एफ जी m1 m2 आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में है, आर कैप ये वेक्टर के फॉर्म में, दोनों सही है। इतनी बात समझ में आई आपके। अब देखिएगा ये वेक्टर फॉर्म ए भी निकला, एक ए भी निकला था, ठीक, दोनों सही है। इसके बिहाफ पे अब कहोगे सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यानी दो बॉडी ली थी ऐसे हमने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लगेगा, ऐसे। ये प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया है, वरना थ्योरिकल इस तरह से बनाया जाता है। भाई दो बॉडी जब एक
सन तो ऐसे ही है, अर्थ उसके अराउंड घूम रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्वर्ट लगेगा कि नहीं सन की ओर? सन कितना लगाएगा फोर्स, यानी ये एक बॉडी ये लगा रही है m1 और m2 यहां से लगा रही है, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ये फोर्स इस पे लगा रहा है उतना ये फोर्स इस पे लगा रहा है। ये ना सोचना कोई ज्यादा कम लगाएगा, जितना ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैसे बनाया? अगर हम m1 की वैल्यू 1 kg ले लें, m2 की वैल्यू भी 1 kg ले लें और उनके बीच की डिस्टेंस r भी 1 मीटर ले लें, यानी 1 किलोग्राम के दो मेजरमेंट, दो कोई बॉडी है 1 kg की, जिनकी बीच की डिस्टेंस 1 मीटर और स्पेस में ले लें, तब उनके बीच में देखते हैं कितना फोर्स लगता है। जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं बेटा। फिर सुनिए, 1 किलोग्राम की दो बॉडी ले लें, उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर ले लें स्पेस में, फिर उनके बीच चेक करते हैं कितना फोर्स लग रहा है। जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमने क्या फॉर्मूला तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का, वेक्टर से कोई मतलब नहीं। इफ m1 m2 1 kg 1 kg की टू बॉडी अपार्ट एट 1 मीटर, अब इसमें m1 भी 1 रखा, m2 भी 1 रखा, r की वैल्यू 1 रखी, तो क्या वैल्यू आई? F इज इक्वल टू g। अब कहोगे सर कैसे बनाएंगे डेफिनेशन? ऐसे देखो, अब किसके इक्वल है? g के। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, ये बिटवीन का सिंबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यूनिट मास ऑफ बॉडी। कहोगे सर आपने तो कहा था 1 kg, कहेंगे बेटा 1 kg बोलने में अच्छा नहीं लगता, यूनिट बोलते, यूनिट मतलब जो भी है 1 है। यूनिट मास ऑफ टू बॉडी, यूनिट मास ऑफ टू बॉडी अपार्ट एट यूनिट डिस्टेंस, यानी 1 की जगह हमने यूज करा है यूनिट। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन unit mass of two body apart at unit distance is called universal gravitation constant. It is denoted by g. अब इसकी वैल्यू भी निकाल दें, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। अब कहोगे सर इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? यूनिट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, कैपिटल जी आ गया। ये F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर इंटू केजी इंटू केजी, तो यूनिट क्या आ गई बेटा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये यूनिट आ गई। हम चाहे तो डायमेंशन भी बना सकते हैं। अब कहेंगे आप डायमेंशन सर कैसे बनाएंगे? ये फॉर्मूला आया, ये देखिए यहां डायमेंशन भी पूछी जाती है बेटा। डायमेंशन F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 था, तो देखिएगा F की डायमेंशन फोर्स ml टी पावर -2, R L डायमेंशन अपॉन m इंटू m 2 टाइम्स, तो वी कैन राइट एज एक m कैंसिल तो m टू पावर -1 L पावर 3 टी पावर -2, ये डायमेंशन आ गई कैपिटल जी की। ठीक, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। अब इसके बाद भी ये एक पार्ट बना रहा हूं, अब दूसरा पार्ट फिर बनाऊंगा, इसमें बहुत टाइम लगता है। अब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी बना पाएंगे। कोई आपसे मैं कोई पैसा कोई चार्ज करने का नहीं हूं, बस ये चाहते हैं आप सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मी अरविंद शुक्ला।